हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे टॉप 30 MCQ सीरीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर देख लेना। और ये MCQ बुकलेट आपको मिल जाएगी जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। कोई दिक्कत आती है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से MCQ बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 3 के भी MCQ आसान बनाते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। MCQ नंबर 1, statement that is typically focused on present business scope and broadly describe an organization's present capabilities, customer focus, activities and business makeup। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो कि फोकस करता है प्रेजेंट पर, यानी आज हम क्या है, ठीक है, आज हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारा कस्टमर फोकस किस पर है, हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपका बिजनेस मेकअप। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विज़न, ऑप्शन नंबर बी मिशन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटजी या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्स। तो आप लोग सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर, मिशन। मिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फोकस करता है कि हम आज क्या है और हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। एक बार मैं आपको मॉड्यूल से रेफर करा देती हूँ। तो मिशन स्टेटमेंट जो है वही फोकस करता है कि प्रेजेंट, यानी कि आज बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस का स्कोप क्या है, हु वी आर, कौन है, एंड क्या करते हैं। तो हम आज क्या हैं, क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ क्या है, कस्टमर फोकस क्या है, एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस मेकअप, ये सब कुछ किस पर फोकस करते हैं, कौन फोकस करता है, मिशन स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको फर्स्ट MCQ क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू द MCQ नंबर 2। विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट? इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक इंटेंट का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस मॉडल, विजन, बिजनेस डेफिनेशन या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड। आप लोग सेलेक्ट करो जब तक मैं मॉड्यूल निकालती हूँ। तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिजनेस स्टैंडर्ड। देखो, बिजनेस मॉडल, विजन, बिजनेस डेफिनेशन, ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स होते हैं। उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, बिजनेस स्टैंडर्ड। इसके टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। एक बार मैं आपको मॉड्यूल से रेफर करा देती हूँ। ये रहे स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स। इसमें होता है विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल एंड द लास्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो हम दिखाना चाहते हैं विजन एंड मिशन से, ये होता है कॉर्पोरेट लेवल से। बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल ये होता है आपका बिजनेस लेवल पर। एंड द लास्ट वन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये होता है फंक्शनल लेवल पे। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हम MCQ नंबर 3 पर। What is the first step in the comprehensive strategic management model? Strategic management model में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? Options are developing mission, developing vision and mission statements, performing external audits, measuring and evaluating performance, establishing long term objectives। तो सिलेक्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजन और मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। विजन का मतलब होता है हमें कहाँ जाना है। तो पहला हमारा स्टेप यही रहता है कि हमें जाना कहाँ है। एक बार ये पता चल जाए कि हमें आज के 10 साल बाद कहाँ पर पहुँचना है,
तभी तो हम बाकी के काम करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है वो हम तय करें, ठीक है ना। एक बार इसे भी मैं मॉड्यूल से दिखा देती हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के 5 स्टेप्स। ये पूरा देख लो एक बार इसका चार्ट और इसके स्टेप्स ये रहे। तो सबसे पहले डेवलप करते हैं हम विजन और फॉर्मुलेट करते हैं मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी कि एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल यानी कि जो भी बाहर हो रहा है, हमें बाहर क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जो भी बाहर अच्छा होता है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, और जो भी बाहर बेकार होता है उसे हम बोलते हैं थ्रेट। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, जब हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में अच्छा होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, और जो खराब होता है उसको हम बोलते हैं वीकनेसेस। थर्ड स्टेप में फाइनली हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन सब को एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। फिर खाली स्ट्रेटेजी को बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि स्ट्रेटेजी हर कोई बना तो लेता है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई कोई करता है, और जो करता है वही आगे जाता है। तो स्टेप नंबर 4 में हम वही काम करेंगे, क्या, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड लास्ट स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। फिर बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को हम इवेल्युएट करेंगे कि देखेंगे सही चल रही है या नहीं। अगर नहीं चली तो फिर हम फिर से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ वापस आएंगे। रुकना मना है, हम बार बार आते रहेंगे, नई नई स्ट्रेटेजी लाते रहेंगे। इसलिए स्ट्रेटेजी को भी हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि बार बार चेंजेस के साथ हमें भी बदलना पड़ता है, नई नई स्ट्रेटेजी लानी पड़ती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और इसके 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इसमें उन्होंने पहला स्टेप पूछा था, तो पहला स्टेप होता है विजन बनाना, ठीक है। उम्मीद है आपको MCQ 3 भी पूरी तरीके से क्लियर होगा। नाउ मूव टू द MCQ नंबर 4। The first step in strategic planning is generally, strategic planning में पहला स्टेप क्या है, developing a vision statement, establishing goals and objectives, developing a mission statement, determining opportunities and threat। तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेवलपिंग अ विजन स्टेटमेंट। अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यही डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनना चाहिए, विजन स्टेटमेंट, ठीक है। विजन होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो पहला स्टेप पूछा था, तो पहला हो गया आपका विजन स्टेटमेंट, ठीक है। देखो, अगर एक बार हमारा विजन डिसाइड हो गया कि हमें जाना कहाँ है, तो उसी के साथ हम अपने गोल्स बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे, ठीक है। और ये सब होगा किससे, मिशन से, यानी कि हम आज क्या कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। एक बार मैं आपको इसको मॉड्यूल से भी और अच्छे से बता देती हूँ दोबारा से। तो अब एक बार मॉड्यूल से देखिए, विजन यानी कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, वेयर वी आर टू गो, हमें जाना कहाँ है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। और एक बार हमें पता चल गया कि हमें जाना कहाँ है, फिर हम डिसाइड करेंगे गोल्स और साथ के साथ क्या सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। और ये सब करने के लिए क्या होगा, हमारा मिशन, कि हम आज क्या कर रहे हैं। मैंने अभी आपको मिशन देखा था ना, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम आज क्या है और हम आज क्या कर रहे हैं, वो होता है हमारा मिशन, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेना जो मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्या ये हम वंस अ ईयर करते हैं, यानी कि साल में एक बार, इज़ अ सिक्वेंशियल प्रोसेस,
is a continuous process applies mostly to small business. So select कर लिया आप लोगों ने, इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एक बार मैं आपको ये वाला समझा भी दूँ. देखो, पहले वाले ऑप्शन का ये मतलब था कि क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो साल में एक बार होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. दूसरा था इज़ अ सिक्वेंशियल प्रोसेस. सिक्वेंशियल का यहाँ पे मतलब है कि टाइम के सीक्वेंस में मतलब एक ऑर्डर रहेगा कि जैसे हमें मई में करना है, फिर जून छोड़ के जुलाई में करना है, ये एक सीक्वेंस. तो क्या ये सीक्वेंस में होगा? बिल्कुल भी नहीं, सीक्वेंस में तो नहीं होता. लास्ट वाले ऑप्शन का ये मतलब था कि क्या ये अप्लाई मोस्टली स्मॉल बिजनेस को होता है, तो बिल्कुल नहीं, सब लोग करते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम हो या फिर बड़े बिजनेस हो. ठीक है ना. तो इसका ऑप्शन आपका सी था. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये बार बार होता है. बार बार कैसे? जैसे कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो चली नहीं, तो हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. उसी तरीके से हो सकता है कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो गया हो, कोई ट्रेंड नया आ गया हो, कुछ हो गया हो, तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी दोबारा से नई बनानी पड़ेगी. तो ये क्या है? इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमें इसमें बार बार स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो होप सो आपको MCQ नंबर 5 भी बिल्कुल क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 6 पर. इन विच फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट. ऐसा कौन सा फेज होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जहाँ पर एनुअल ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब हमें क्या अचीव करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस फेज में होता है? ऑप्शंस आर फॉर्मुलेशन, कंट्रोल, इवेल्युएशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन. पहले आप सिलेक्ट करो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी. तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर फॉर्मुलेशन लगाया हो, जो कि बिल्कुल गलत है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लीमेंटेशन. तो इसको एक बार समझते हैं. देखो, उसमें था कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमें क्या करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब होता है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर. फॉर्मुलेशन के टाइम पर भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. देखो, आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, आपने फॉर्मुलेट तो कर दिया, तब तो ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट तब हो जाएगा जब आप क्या कर रहे होगे, इम्प्लीमेंटेशन. तो जैसे आपने फॉर्मुलेट तो कर दिया कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करोगे उस प्लान को, तभी तो आप आगे जाओगे. ठीक है. तो एनुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें जो करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब होता है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर. उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया हो. तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर इसमें अभी भी कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट कर देना. ठीक है ना. MCQ नंबर 7. विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले बनाया जाता है? ऑप्शंस आर स्ट्रेटेजिक, विजन, ऑब्जेक्टिव्स या फिर मिशन. तो आप सिलेक्ट करो, उसके बाद मैं बताती हूँ. वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर लिया करो. ठीक है ना. तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है, यानी कि विजन. और ये शायद अब से तीसरी बार ये MCQ आ चुका है अलग अलग तरीके से. तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बार बता दिया था, याद होगा आपको. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, और यह फिर से आ गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है. तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें बनाना होता है विजन, यानी कि हमें जाना कहाँ है. नाउ कम टू द MCQ नंबर 9. विच ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चन शुड अ विजन स्टेटमेंट आंसर. विजन स्टेटमेंट इनमें से कौन सा क्वेश्चन को आंसर करता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट, व्हाट इज बिजनेस ऑफ फर्म. फर्म का बिजनेस क्या है? हु आर कॉम्पिटिटर्स. हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी, वेयर वी आर टू गो. ऑप्शन नंबर डी,
व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो पूछा क्या गया था, दोबारा से देख लो। विजन, उम्मीद है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि विजन हमें ये बताता है कि हमें जाना कहाँ है, वेयर वी आर टू गो। नाउ कम टू द MCQ नंबर 10। What are the means by which long term objectives will be achieved? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं, इस पर ध्यान देना। ऑप्शंस आर पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटीज, विजन या फिर स्ट्रेटजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटजीज। देखो सीधा सीधा बोला था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि दूर की बात कर रहे हैं, वो कैसे अचीव होगी। व्हाट आर द मीन्स बाय विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होते हैं, स्ट्रेटजी बनाने से। सिंपल था ये तो छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 11। ड्यूरिंग व्हाट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर अ फर्म्स स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिटरमाइन, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की किस स्टेज में हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने आपको याद होगा बताया था, एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कब करते हैं। ऑप्शंस आर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड द लास्ट फीडबैक। सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फॉर्मुलेशन। ये सारे स्टेजेस थे जो मैंने आपको समझाया था और बताया था। इसमें काफ़ी MCQs इस टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। और ये वाला भी इसी टॉपिक में था। वो बोल रहे हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये मैंने आपको बताया था। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंटरनल की जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस होती है उसको देखते हैं, और एनवायरमेंटल यानी कि एक्सटर्नल जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स, हम उनको देखते हैं। और ये सब हम कब कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन के टाइम पर, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी सिर्फ हम डिटरमाइन कर रहे हैं, सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका ए, फॉर्मुलेशन। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12। डेवलपिंग विजन एंड मिशन, आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड डिटरमाइन इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये कब करते हैं, ये भी अभी मैंने आपको बताया, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस आर SBU प्लानिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन या फिर आपका BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये BPR तो यहाँ का है ही नहीं, ये चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन में डाला है। तो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जैसे कि आपका 11 था, सेम उसी तरीके से है कि हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यानी कि जो एक्सटर्नल होता है, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है, ये कौन सी स्टेज पे करते हैं, ये हम फॉर्मुलेशन के टाइम पर ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका 11 की तरह ही था। तो आपके जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है ना, जो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, वो एक साथ डले हैं इस बुकलेट में, तो आपको बहुत ईजी रहेगा करना कि यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। देखो यहाँ पर उन्होंने किसका दिया था, खाली इंटरनल का, स्ट्रेंथ और वीकनेस। यहाँ पर उन्होंने आपको इंटरनल का भी दे दिया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, साथ के साथ एक्सटर्नल की अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दे दी, फिर से दे दिए और पूछ लिया फॉर्मुलेशन में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में। बार बार वही आपको ऑप्शन दे रहे हैं, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप एक बार फॉर्मुलेशन वाला लगा दो और एक बार इम्प्लीमेंटेशन लगा दो कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इस बुकलेट में आपको जो इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग तरीके से ऐसे ही घुमाता है, वो सारे एक वे में दे रखे हैं। अभी देखो ये एक वे में दे रखे थे, इससे पहले विजन वाला बार बार पूछ रहे थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यहाँ पर पूछा था फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर पूछा था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और एक और था, वो सिंपल सा पूछा था फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इस तरीके से सारे आपको एक तरीके से एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये MCQ बुकलेट आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। ऐप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ।
तो MCQ नंबर 12 तक हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ कम टू द MCQ नंबर 13. Which of these implies blueprint of the company's future position and despite organization's aspirations? यानी कि इनमें से कौन सा कंपनी का ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, कंपनी फ्यूचर में कहाँ जाएगी उसका ब्लूप्रिंट बताता है. ऑप्शंस आर ए विजन, बी मिशन, सी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द लास्ट वन बिजनेस मॉडल. सिलेक्ट कीजिए. वेरी गुड. तो इसका करेक्ट आंसर है विजन. मैंने आपको पहले भी बताया था, विजन बताता है हमें कहाँ जाना है, हमारी कंपनी को कहाँ पहुँचना है. तो हमारी कंपनी जहाँ पहुँचेगी यानी कि उसकी जो फ्यूचर पोजीशन होगी उसका ब्लूप्रिंट ही होता है कौन? विजन. और ये आपको एक बार मैं मॉड्यूल से दिखा भी देती हूँ. ये बहुत अच्छा पॉइंट है विजन का, जो कि आप चाहो तो एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आना. ये रहा, देखो एक ये पॉइंट था वेयर वी आर टू गो, और एक आपका ये रहा स्ट्रेटेजिक विजन इज़ अ रोड मैप होता है कंपनी फ्यूचर का, और ये आपकी फ्यूचर की सारी चीज़ें बताता है. ठीक है, तो ये विजन के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन आए तो आप लिख सकते हो, साथ के साथ उसके एलिमेंट्स भी लिख सकते हो. इसके एलिमेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके एसेंशियल्स भी इम्पॉर्टेंट है. तो विजन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो विजन के बारे में पूछेंगे, या फिर इसके एलिमेंट, या फिर एसेंशियल्स. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना अपने डेस्क्रिप्टिव के लिए. तो 13 तक हमारे हो गए. आगे बढ़ते हैं. बस 2 MCQ और करेंगे इस वीडियो में, बाकी के बैलेंस 15 MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं. MCQ नंबर, नाउ कम टू द MCQ नंबर 14. विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? द ऑप्शंस आर अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, मेजरेबल, कंट्रोलेबल. अनकंट्रोलेबल, याद रखना अनकंट्रोलेबल. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये पूछ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बिल्कुल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई. ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं. जैसे आप लोगों ने उठाया ना CA बनने का, तो एक अलग ही है, छोटा मोटा नहीं. BCom तो हर कोई कर लेता है, CA बनने का एक अलग ही आपने चैलेंजिंग टास्क उठाया. मेजरेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ज़रूर मेजरेबल होना चाहिए कि हमें इतने टाइम में क्या करना है. ठीक है, वैसे जो आप CA कर रहे हो ना, वो विजन है आपका एक बड़ा, 5-6 साल बाद आपको कहाँ जाना है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा सा होता है कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये कंप्लीट करना है, ये टास्क कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं आपने 2 हफ्तों में सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करने का ऑब्जेक्टिव उठाया तो ये नहीं हुआ, ये तो बहुत छोटा सा हुआ, हर कोई कर लेगा. चैलेंजिंग होना चाहिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, चैलेंजिंग होना चाहिए. मेजरेबल, इसको हम मेज़र कर सके. और लास्ट अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोलेबल का मतलब होता है कंट्रोल नहीं कर सके, तो ये बिल्कुल गलत है. तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव का नहीं हुआ. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको याद दे रखे हैं, एक बार देख लेना. और ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक याद करना बहुत ईजी है. स्मार्ट से याद कर सकते हो. स्मार्ट, S फॉर मतलब होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, M फॉर हम उसे मेज़र कर सके, मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल यानी कि हम उसे अटेन कर भी सके. ऐसे नहीं अनअटेनेबल हो जाए, हम कभी उसे अचीव कर ही ना पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. R फॉर रेलेवेंट, हमारे जो भी हम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए. T फॉर टाइमलीनेस यानी कि टाइम पीरियड पहले से डिसाइड होना चाहिए. यहाँ पर आपके सारे लिखे हुए क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, ऑब्टेनेबल, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, नाउ कम टू दी लास्ट बट नॉट लीस्ट MCQ नंबर 15. आज का ये लास्ट है. रेफर्स टू दी पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर. Options are strategic management, strategic intent, goals and objectives, and the last business model.
तो आपको बताना है, ये सीधी सीधी किसी की डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको याद आ रही है तो फटाफट से सिलेक्ट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ये इंटेंट वर्ड कहाँ से आया? इंटेंशन से। इंटेंशन मतलब मकसद क्या है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इंटेंट क्या है, उसको हम बोलते हैं हमारा पर्पस क्या है। इसलिए वहाँ पर था रेफर्स टू पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंट क्या है, समझ रहे हो। और ये आपका इधर मॉड्यूल से भी मैंने दिखा दिया। स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू पर्पस ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। ठीक है, ये होता है आपका व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू। देखो व्हाट दे वांट टू डू, क्या करना चाहते हो, व्हाई दे वांट टू डू, क्यों करना चाहते हो, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हो, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जैसे कि आप अगर सीए बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, उसको हम बोलेंगे इंटेंट क्या है आपका सीए बनने के लिए। और जो इंटेंट होना चाहिए वो बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसी से हम अपना विजन को अचीव कर पाएंगे। तो एक बार आप अच्छे से अपने आप को देखिए और परखिए कि आपका इंटेंट क्या है सीए के लिए। एक बार वो अच्छे से डिसाइड हो गया सो ये आपका बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो वो सबके में आती है, लेकिन इंटेंट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। 15 MCQs हम कंप्लीट कर चुके हैं, बैलेंस 15 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।